आर्या की खोज, प्राचीन झील कहानी। पहला चैप्टर, शापित जल का द्वार। रात के 3:30 बजे थे। चंद्रमा की शीतल किरणें कोल्हापुर की रहस्यमयी झील रंक भैरव, वर्तमान रंग काला, के जल को छू रही थी। झील शांत होकर भी विचित्र तरीके से हिल रही थी, जैसे कोई छिपी हुई शक्ति इसे जगा रही हो। इतिहासकार आर्या देशमुख वर्षों से इस झील के रहस्यों की खोज कर रही थी। आज वह पहली बार इस स्थान पर अकेली आई थी। अपने साथ एक पुराना ताम्रपत्र, कुछ दस्तावेज और मन में ढेरों प्रश्न लिए। उसने अपना शोध पत्र खोला। रंक भैरव का जल समय की परछाई है, जो इसकी गहराई में उतरा वह अतीत की आंखों में झांक चुका। उसने गहरी सांस ली। सामने झील थी, जिसकी सतह पर चंद्रमा की रोशनी झिलमिला रही थी, परंतु झील के पानी में कुछ था, एक अजीब सा कंपन, जैसे यह कोई साधारण जलाशय न होकर कोई जीवित इकाई हो। वह धीरे धीरे झील के किनारे पहुंची। हवा में हल्की नमी और अजीब सी गंध थी, जो पुराने मंदिरों की सीलन भरी दीवारों से आती थी। उसने एक पत्थर उठाकर झील में फेंका। पानी में गिरते ही हल्कों की लहरें बन गई और झील के तल से एक अस्पष्ट आकृति उभरने लगी। आर्या के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने अपने नोट्स दोबारा देखे। चौदह 14,000 वर्ष पूर्व इसे कालोदधि कहा जाता था, जहां देवताओं की शक्ति समाई थी। फिर रामायण काल में यह वज्र कुंड बना, जिसे ऋषियों ने दिव्य ऊर्जा का स्रोत बताया। महाभारत काल में इसे दंडक सागर कहा गया और चालुक्य काल तक आते आते यह मैदानव सरोवर बन गया। हर युग में इसका नाम बदला, परंतु रहस्य वही रहा। अचानक उसकी कलाई में बंधी घड़ी रुक गई। झील के पास रखा उसका कंपास तेजी से घूमने लगा और फिर स्थिर हो गया। उत्तर दिशा में इशारा करता करता हुआ स्थिर हो गया। आर्या ने हल्के हाथ से
जल को छुआ। उसी क्षण एक तीव्र कंपन उठा और झील की सतह पर छोटी छोटी लहरें बनने लगी। जैसे ही उसने हाथ खींचा, जल के अंदर कोई छवि स्पष्ट होने लगी। एक विशाल प्राचीन द्वार, जिस पर जटिल शिलालेख खुदे हुए थे। द्वार के ऊपर लिखा था, काल का प्रवेश द्वार, सतर्क रहें। अतीत में पहला कदम। आर्य ने चारों ओर देखा। यह वही स्थान था, लेकिन समय बदल चुका था। कोल्हापुर अब 18वीं सदी के वैभवशाली स्वरूप में था। सामने महालक्ष्मी मंदिर भव्यता से खड़ा था। मंदिर के चारों ओर सकरी गलियां थी, जिनमें व्यापारी अपने माल के साथ बैठे थे। कहीं कपड़े, कहीं मसाले, कहीं सोने चांदी के गहने, ऐसे लगा कर दुकान अपना लगा के गली में बैठे थे। रास्ते पर से एक पालकी गुजरी, जिसके आगे पीछे सैनिक चल रहे थे। कुछ लोग बैलगाड़ियों में सामान भर कर ले जा रहे थे। घोड़ों की टापों की आवाज, बाजार में मोल भाव करते लोग, मंदिर में गूंजते शंख और घंटे, सब कुछ वास्तविक लग रहा था। यह तो असली इतिहास है, आर्या ने मन ही मन कहा। तभी उसने दूर देखा साहूवाड़ी राजमहल, जहां महाराज का दरबार लगता था। दरबार एंड स्टार्फ, दरबार में हलचल। राजमहल के विशाल दरबार में इस समय कई सरदार और दरबारी एकत्र थे। महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने एक दूत खड़ा था। महाराज, पन्हालगढ़ किल्ल्यारून एक नवीन संदेश आला आहे। महाराज, पन्हाला किले से एक नया संदेश आया है। महाराज ने गहरी सांस ली। काय सांगतो संदेश? संदेश क्या कहता है? दूत ने पत्र खोल कर पढ़ा, लेकिन तभी बाहर से हलचल हुई। कोण आहे तिथे, वहाँ कौन है? कोण आहे तिथे, वहाँ कौन है? आर्या का महाराज से सामना। महल के द्वार पर खड़े सैनिकों ने आर्या को घेर लिया। उसने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। तू कौन आहेस? तू कौन है? सैनिकों ने तलवारें तान दी। इतने में भीतर से गूंजती हुई आवाज आई, तिला त्याड़ा
उसे अंदर लाओ। आर्या को पकड़कर राजमहल के अंदर ले जाया गया। सिंहासन के ठीक सामने ऊंचे आसन पर महाराज बैठे थे। गंभीर, तेजस्वी और सत्ता के प्रतीक। आर्या ने धीरे धीरे सिर उठाया। कौन आहेस तू आड़ी थे कसी आलिस। तू कौन है और यहाँ कैसे आई? महाराज की आवाज गूंजी। आर्या चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। सच बोलना असंभव था। उत्तर दे, कौन पाठ वाले तुला? जवाब दो, तुम्हें किसने भेजा? दरबारियों में खुसर फुसर होने लगी। कुछ ने उसे जासूस समझ लिया, कुछ को लगा कि वह दुश्मन की चाल हो सकती है। तभी अचानक हवा में एक विचित्र कंपन हुआ। आर्या को लगा जैसे समय फिर से डगमगाने लगा है। महाराज के चेहरे पर संशय गहरा गया। ही मुलगी साधी नाही, यह लड़की साधारण नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने देखा एक अजनबी लड़की राजमहल के द्वार के पास खड़ी थी। थांबा, तिला आत एऊ द्या, रुको, उसे अंदर आने दो। महाराज की गंभीर आवाज दरबार में गूंजी। सैनिकों ने सावधानी से आर्या को आगे बढ़ने दिया। वह नजरें झुकाए धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ी। दरबारियों की आंखें उस पर गड़ी थी। कोई उसे जासूस समझ रहा था तो कोई किसी गूढ़ संकेत का प्रतीक। तुम कौन हो? महाराज ने सीधे प्रश्न किया। आर्या ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। वह यह कैसे बता सकती थी कि वह भविष्य से आई थी? तुम्हारी वेशभूषा अजीब है। और यह जो तुम्हारे हाथ में है ये क्या है? महाराज की नजर में उसकी घड़ी पर पड़ी। महाराज की नजर उसकी घड़ी पर पड़ी। आर्या ने तुरंत घड़ी छुपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक महाराज की आंखों में संदेह गहरा हो चुका था। सैनिकों, इसकी तलाशी लो। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, अचानक हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ। महल के कंदील हिलने लगे। आर्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय फिर से डगमगा रहा हो। महाराज ने भौवें चढ़ाई। यह कौन सा संकेत है? उन्होंने गूढ़ स्वर में कहा। ठीक उसी क्षण महल के विशाल द्वार अपने आप खुल गए। बाहर घुप अंधेरे में एक छाया खड़ी थी, स्थिर लेकिन अकल्पनीय रूप से भयावह। संपूर्ण दरबार स्तब्ध रह गया। दरबार की हवा अचानक भारी हो गई। बाहर खड़ी छाया जैसे समय की दीवार तोड़कर आई थी। महाराज सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। सैनिक तलवारें निकालकर सतर्क हो गए। आर्या के रोंगटे खड़े हो गए।
छाया धीरे धीरे दरबार के भीतर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह पास आई, उसकी आकृति स्पष्ट होने लगी। एक लंबा कद, गहरे काले वस्त्र, आंखों में असहज करने वाली चमक। कौन हो तुम? महाराज ने गरज कर पूछा। छाया रुकी, फिर धीमे लेकिन भारी स्वर में बोली, तुम्हारे समय का नहीं हूं, लेकिन मैं यहाँ कुछ मांगने आया हूँ। महाराज ने तलवार म्यान से निकाल ली। क्या मांगते हो? छाया ने धीरे धीरे अपनी उंगली आर्या की ओर उठाई। वह मेरे साथ चलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। आर्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह कौन था और क्यों उसे अपने साथ ले जाना चाहता था? महाराज ने तलवार आगे बढ़ाई। बिना उचित उत्तर दिए यहाँ से कोई नहीं जाएगा। छाया कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, इतिहास की किताबों में जो मिटा दिया गया वह इस लड़की के माध्यम से वापस आएगा। यह सिर्फ एक यात्री नहीं बल्कि एक कड़ी है। रंग भैरव के युग तक जाने वाली कड़ी, रंग भैरव के युग तक जाने वाली एक कड़ी। आर्या स्तब्ध रह गई। रंग भैरव? महाराज ने एक गहरी सांस ली। दरबार में खलबली मच गई थी। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन तभी छाया ने अपना एक हाथ उठाया और पूरी सभा पर एक अदृश्य बल का प्रभाव पड़ा। आर्या को अचानक अपने चारों ओर अंधेरा महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। नहीं, वह चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज गुम हो गई। अगले ही पल वह गायब हो चुकी थी। अगले अध्याय में क्या आर्या अतीत में और पीछे चली गई, या छाया कोई और खेल खेल रही थी? आर्या हुई दरबार से गायब। चैप्टर 2 शुरुआत है। दरबार में सन्नाटा था। हर किसी की नजरें अब उस रहस्यमयी छाया पर टिक गई थी, जो धुंधली लेकिन प्रभावशाली थी। आर्या के चारों ओर हल्की ऊर्जा की लहरें उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे स्पर्श कर रही हो। महाराज ने सिंहासन से उठते हुए गर्जना की, कौन हो तुम और यह सब क्या हो रहा है? छाया स्थिर रही। उसकी आवाज गहरी और प्रतिध्वनित होती हुई थी। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर समय के पार छुपा है। यह युवती सिर्फ एक खोज करता नहीं, बल्कि इतिहास की वह अंतिम कड़ी है जो रंग भैरव तक पहुंच सकती है। आर्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन मानो हिलने लगी थी। हवा भारी हो गई। दरबार की दीवारें कंपन करने लगी।
रुकिए, आर्य ने महाराज की ओर देखते हुए कहा। मुझे जाने दीजिए। अगर यह सच है तो मुझे जानना होगा कि रंक भैरव युग क्या था। महाराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उन्होंने उस छाया की ओर देखा, फिर आर्या की आंखों में झांका। यदि तुम अतीत के गर्त में जाने को तैयार हो तो याद रखना, वहां से लौटना सरल नहीं होगा। महाराज के शब्द हवा में घुल रहे थे, लेकिन समय जैसे ठहर सा गया था। दरबार की ऊंची दीवारों पर जलती मसालों की लो एक अजीब लय में कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य बल ने पूरे कच्छ को घेर लिया हो। हर कोई स्तब्ध रह गया। आर्या की सांसें तेज हो गई थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और भय का अद्भुत मिश्रण था। वह जानती थी कि वह किसी साधारण रहस्य से नहीं बल्कि इतिहास के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक से रूबरू हो रही थी। मैं तैयार हूँ, उसने धीरे से लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। छाया ने क्षण भर के लिए उसे देखा, फिर उसकी आवाज पूरे कच्छ में गूंज उठी। तो समय ने तुम्हें चुन लिया है। और तभी एक झंझावात उठा, जैसे किसी ने पूरे काल चक्र को झकझोर दिया हो। दरबार की मसालें बुझ गईं, मिट्टी की जमीन हिलने लगी और फिर घना अंधकार छा गया। आर्या को लगा जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। वह न जमीन पर थी न हवा में, बस एक अनजान शून्य में तैर रही थी। चारों ओर धुंधले प्रतिबिंब उभरने लगे, पुराने किलों की झलक, तलवार की टकराहट, गूंजते मंत्र, रथों की गर्जना। वह समय के गर्त में समा रही थी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आर्या के चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। एक क्षण के भीतर ही वह दृश्य बल उसे घेर चुका था। साहू महाराज का दरबार अंधेरे में डूब चुका था। सिपाही अभी भी वहीं खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर भय था। आर्या गायब हो चुकी थी, समय रेखा बदल चुकी थी। तेज रोशनी के उस विस्फोट के बाद आर्या को ऐसा लगा जैसे वह हवा में तैर रही हो। चारों ओर अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे समय खुद उसे अपने साथ बहाए ले जा रहा हो। धीरे धीरे दृश्य स्पष्ट होने लगे। यह कहाँ हूँ मैं?
वह किसी पुरानी लेकिन मजबूत पत्थरों से बनी गुफा में खड़ी थी। सामने एक विशाल लौ जल रही थी, जिसके चारों ओर अजीब आकृतियां उकेरी गई थी। दीवारों पर खुदे शिलालेखों पर उसने हाथ फेरा। संस्कृत के कुछ अक्षर मार्तंडस्य दीप यो अत्र प्रवेशति सह कालस्य अतिगामी भवति। मार्तंड का यह दीप जो यहाँ प्रवेश करता है, वह समय का यात्री बन जाता है। समय का यात्री क्या? समय का यात्री? उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। क्या वह सच में समय में यात्रा कर चुकी थी? उसने दीवारों पर ध्यान दिया, कुछ चित्र बने थे। एक में घोड़े पर सवार योद्धा, एक में शिवलिंग की पूजा करते कुछ राजा, और सबसे आखिर में एक पुरुष आकृति जिसके चारों ओर दिव्य तेज था। यह कौन है? जैसे ही उसने उस आकृति को छुआ, पूरा गुफा कच्छ गूंज उठा। अगला पड़ाव शिवकाल। चारों ओर से एक तीव्र प्रकाश फैला और अगले ही क्षण गुफा से बाहर और शिवकाल का सामना। आर्या की आंखें धीरे धीरे खुली। गुफा के भीतर हल्की ठंडक थी, लेकिन बाहर से आती घोड़ों की टापों की आवाजें और तलवारों की झंझनाहट उसे किसी और ही युग का आभास करा रही थी। उसने सांसें थामी और धीरे धीरे गुफा के द्वार तक पहुंची। अप्रत्याशित दृश्य। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, एक अजीब दृश्य सामने आया। चारों ओर मिट्टी की चौड़ी सड़कें, लकड़ी और पत्थरों से बने घर, और सबसे महत्वपूर्ण मराठा सैनिक। उनके पारंपरिक वस्त्र, कमर पर लटकती तलवारें और दृढ़ नेत्र। चेहरे पर अपार धैर्य। सैनिक ने झुककर कहा, युवराज, यह युवती संदिग्ध स्थिति में मिली थी। इसका वेश और भाषा दोनों विचित्र है। युवराज ने आर्या की ओर देखा। उनकी दृष्टि तीक्ष्ण थी, लेकिन उसमें कठोरता नहीं थी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? रउआ के बानी। तुम कौन हो? आर्या ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम आर्या है। मैं एक खोज करता हूँ। मैं इतिहास को जानने और समझने की इच्छा रखती हूँ। युवराज ने भौहें टेढ़ी की। इतिहास को समझने की इच्छा? क्या अर्थ है तुम्हारा? आर्या ने गहरी सांस ली। ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो समय के साथ लुप्त हो गए या जानबूझकर छिपा दिए गए। मैं उन सच्चाइयों को उजागर करना चाहती हूँ। युवराज ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, फिर बोले, तुम्हारी बातें रोचक हैं, लेकिन बिना प्रमाण के उन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। तुम्हारी बातें रोचक हैं, लेकिन बिना प्रमाण के उन पर विश्वास करना कठिन है।
आर्या ने दृढ़ता से कहा, प्रमाण है, केवल हमें उन्हें खोजने की आवश्यकता है। युवराज ने कुछ देर विचार किया, फिर आदेश दिया, इसे यहाँ रोका नहीं जाएगा, लेकिन इसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। जब तक महाराज वापस न आ जाए तब तक कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। शिवकाल की दहलीज पे आर्या को एक कक्ष में ठहराया गया। यह कोई साधारण कक्ष नहीं था। चैप्टर 3 है ये। शिवकाल की दहलीज पे आर्या को एक कक्ष में ठहराया गया। यह कोई साधारण कक्ष नहीं था। दृढ़ लकड़ी के दरवाजे थे, दीवारों पर युद्ध नीति से जुड़े आलेख छपे हुए थे और कोनों में सुव्यवस्थित अस्त्र शस्त्र। खिड़की से बाहर देखने पर पहाड़ियों की श्रृंखला और दूर फैली घाटियां स्पष्ट दिख रही थी। यह स्थान किसी भी दृष्टि से साधारण नहीं था। उसके मन में अनगिनत प्रश्न उमड़ रहे थे। क्या मैं सचमुच इतिहास के उसी क्षण में खड़ी हूँ जब स्वराज्य अपने महानतम युद्धों का सामना कर रहा था? स्वयं उसने स्वयं को संयमित किया और सोचा, अब मुझे धैर्य रखना होगा। कुछ ही क्षणों में द्वार खुला। वहीं तेजस्वी नेत्रों वाले युवराज भीतर प्रविष्ट हुए। वे अब भी गंभीर मुद्रा में थे, लेकिन उनकी आंखों में एक विश्लेषणात्मक दृष्टि थी, मानो वे आर्या के शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई को परखने का प्रयास कर रहे हों। तुम्हारी बातें अपूर्ण हैं, उन्होंने सीधे कहा। इतिहास की शोधकर्ता कहती हो, लेकिन ना कोई ग्रंथ है, ना कोई प्रमाण है। बन चली हो शोधकर्ता। तुम कहती हो कि बताना कठिन है, परंतु स्वराज्य के इस गढ़ में कोई भी बिना उद्देश्य के नहीं आता। आर्या को यह बात समझ आ गई कि इस युग का नेतृत्व कितना सूक्ष्म और बुद्धिमान था। मुझे जो कहना है वह सामान्य बुद्धि की सीमा से परे है, समझे? उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। युवराज क्षण भर को स्थिर रहे, फिर बोले, स्वराज्य के दरबार में असत्य का कोई स्थान नहीं है। असत्य का कोई स्थान नहीं है। जो सत्य है उसे तुम्हें स्पष्ट रूप से कहना होगा। आर्या ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि सत्य को कोई भी सहसा स्वीकार नहीं कर सकता। युवराज, उसने संयमित स्वर में कहा। क्या कहा? क्या आप समय की सीमाओं को स्थिर मानते हैं? क्या आपको लगता है कि जो कुछ घट चुका है वह केवल अतीत तक सीमित रहता है? युवराज ने भौं चढ़ाए। दूसरे शब्द विचित्र हैं, परंतु सत्य की खोज में नए प्रश्नों का नकारना मूर्खता है। आर्य ने आगे कहा, यदि कोई अतीत में जाकर कुछ देख सके तो? युवराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, अतीत केवल शिलालेखों और ग्रंथों में अंकित रहता है। मनुष्य उसे केवल पढ़ सकता है, उसमें प्रविष्ट नहीं हो सकता। आर्या मुस्कुराई। तो
क्या यह भी संभव नहीं था कि एक बालक राज्य के कूटनीतिक निर्णयों को समझे, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करे और मात्र 14 वर्ष की आयु में एक महान सेना नायक बन जाए? युवराज ने इस बार स्पष्ट रूप से समझ लिया कि आर्या उन्हें ही इंगित कर रही थी। तुम मेरे विषय में इतना कैसे जानती हो? आर्या ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इतिहास ने आपको वीर, पराक्रमी और असाधारण बुद्धिमान योद्धा के रूप में लिखा है, लेकिन वही इतिहास जिसने आपके पराक्रम का गुणगान किया, उसने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जिससे आपका न्यायप्रिय हृदय, आपकी कूटनीति और आपकी अटूट निष्ठा लोगों तक पहुंच सके। युवराज कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, इतिहास वह होता है जो अपने युग में घटता है, लेकिन जो उसमें नहीं लिखा जाता वह सत्य नहीं होता, ऐसा मानना उचित नहीं। आर्या को इस उत्तर ने झकझोर दिया। क्या यह सत्य है कि इतिहास केवल वही नहीं जो ग्रंथों में लिखा हो? क्या जो कालखंड स्वयं अनुभव किया जाए वही वास्तविकता है? युवराज ने आगे कहा, तुम जो भी हो, मेरे सैनिकों ने तुम्हें शत्रु के रूप में नहीं पाया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित जाने का अवसर देता हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों को लेकर मैं अभी आश्वस्त नहीं हूँ। आर्या ने सिर झुका दिया। मैं आभार मानती हूँ युवराज, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो कुछ मैंने कहा वह केवल शब्द नहीं, एक यथार्थ है जिसे संसार को जानना आवश्यक है। युवराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह यथार्थ क्या है यह समय ही बताएगा। संध्या मठ पर जागरण। अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा। आर्या को महसूस हुआ कि वह किसी अदृश्य बल द्वारा खींची जा रही थी। हवा में एक रहस्यमय कंपन था और अगले ही क्षण वह आंखें खोलती है। वह एक पत्थर की चटाई पर पड़ी थी। चारों ओर हल्का धुंधलापन था, लेकिन यह स्थान अब कोई किला नहीं था। वह कोल्हापुर के प्रसिद्ध संध्या मठ में थी, जो रंकाला झील के निकट स्थित था। उसका सिर भारी था, लेकिन मन में स्पष्टता थी। उसने जो अनुभव किया वह स्वप्न नहीं था, वह वास्तविकता थी। वह उठकर बैठी, तभी उसके सहकर्मी मित्र वहां आए। आर्या, तुम ठीक हो? तुम कल रात से गायब थी। आर्या ने कुछ क्षण तक कुछ नहीं कहा, फिर उसने धीरे धीरे उत्तर दिया, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं इतिहास के भीतर थी। उसके मित्रों ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। आर्या, तुम ठीक तो हो? उसने गहरी सांस ली। इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं होता, कुछ इतिहास अनुभव करने के लिए होते हैं, और मैं अब यह निश्चित कर चुकी हूँ कि दुनिया को वह सत्य बताऊंगी जो ग्रंथों में नहीं लिखा गया। आर्या के मन में असंख्य विचार उमड़ रहे थे। क्या यह केवल एक विचित्र स्वप्न था, या वह सचमुच समय में यात्रा कर चुकी थी? उसकी चेतना अभी भी उस कक्ष में चल रही वार्ता की स्मृतियों से गूंज रही थी। युवराज के शब्द स्पष्ट थे, इतिहास केवल वही नहीं जो लिखा गया, इतिहास केवल वही नहीं जो लिखा गया, बल्कि वह भी जो अनुभव किया गया। लेकिन यह अनुभव, क्या यह सत्य था? उसने अपनी हथेलियों को देखा। वहां कुछ महीन धूल के कण चिपके हुए थे, कुछ भिन्न, जैसे वह किसी अन्य युग के पदार्थ को छूकर आई हो।
यह कोई साधारण धूल नहीं थी। उसने अपने बैग को टटोला आश्चर्यजनक रूप से। वहाँ एक छोटा सा पृष्ठ रखा था जिस पर तत्कालीन समय की लिपि में कुछ अंकित था। स्वराज केवल सीमाओं का विस्तार नहीं बल्कि विचारों की सुरक्षा भी है। भविष्य के कर्तव्यनिष्ठ मनुष्यों को यह ध्यान रखना होगा कि इतिहास केवल वीरता की कहानियों तक सीमित न रह जाए बल्कि सत्यता की गहराइयों तक पहुँचे। आर्या को हृदय तेजी से धड़कने लगा। आर्या का हृदय तेजी से धड़कने लगा। यह संदेश युवराज की ओर से था। क्या उन्होंने मेरी बातों को केवल सुना ही नहीं बल्कि उसे भविष्य के लिए एक संकेत भी माना? उसने तेजी से अपने मित्रों की ओर देखा जो अभी भी संदेह से भरे थे। तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा लेकिन मैं वहाँ थी। मैं स्वराज्य के उन्हीं किलों के भीतर थी जहाँ निर्णय लिए जाते थे, जहाँ नीतियाँ गढ़ी जाती थी, जहाँ युद्ध केवल तलवार से नहीं बुद्धि और धैर्य से लड़े जाते थे। उसके मित्रों ने एक दूसरे की ओर देखा। आर्या, हमें लगता है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। आर्या मुस्कुराई। वे अभी नहीं समझेंगे। शायद समय को ही गवाही देनी होगी। लेकिन अब वह जान चुकी थी इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उन्हें पुनः खोजने के लिए भी है। अगला अध्याय। क्या यह केवल एक रहस्यमयी घटना थी या आर्या के साथ कुछ बड़ा घटित हो रहा था? युवराज का वह पत्र, क्या उसमें भविष्य के लिए कोई संकेत छिपा था? क्या आर्या इस रहस्य से जुड़ी अगली कड़ी को खोज पाएगी? और सबसे बड़ा प्रश्न, रंक भैरव युग का इससे क्या संबंध है? अध्याय 4 शीघ्र ही। यहीं पर कहानी कथा समाप्त होती है। समाप्त नहीं है मतलब तो चैप्टर 3 तक ये कहानी है। अगले चैप्टर 4 अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में होगा। पार्ट 1 यहीं तक है।